हाय हेलो एवरीवन। सो कल्याण ज्वेलर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट के बाद में जैसा शार्प फॉल हमको देखने को मिला इसके स्टॉक के अंदर। सो उस पर बात करेंगे कि क्या चल रहा है इसके स्टॉक के अंदर। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बीच में एक कॉन कॉल भी किया था जहां पे उन्होंने बहुत सारे जो र्यूमर्स चल रहे थे मार्केट में उसके ऊपर क्लैरिटी दिया। एंड एक्सपेक्टेड ऐसा था कि मैनेजमेंट की इस क्लैरिफिकेशन के बाद मे बी ये जो कंसिस्टेंट फॉल हम देख रहे हैं इसके स्टॉक के अंदर उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आएगा। बट अगेन उसका बिल्कुल अपोजिट हमको देखने को मिला। 10%, 5%, 6% एंड आज भी इनफैक्ट 7% के आसपास का फॉल फिर से आया इसके स्टॉक के अंदर। तो ये चीज एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न कर रहा है इनके इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को, मार्केट को कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसके बिजनेस के अंदर। हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा कि इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने किन किन चीजों पे बात की, जो रूमर्स चल रहे थे उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया। बिकॉज ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, मेरा जो कन्विक्शन बनेगा वो उसके ऊपर बनेगा कि मैनेजमेंट चीजों को मेनली क्या बोल रहा है। उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सिनेरियो कैसा बन रहा है, क्या चीजें हम देख सकते हैं इसके अंदर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने किन चीजों पे बात करी, तो एक जो सबसे पहला रूमर चल रहा था, एक इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी हुआ था सीएनबीसी टीवी के ऊपर। वहां पे ऐसा कुछ रूमर चल रहा था कि जो इनके प्रोमोटर्स हैं, कल्याण के जो प्रोमोटर्स हैं, वो फिर से एयरक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं। पास्ट में आई थिंक इन्होंने 2-3 एयरक्राफ्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो इनको लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आई है, मे बी अगेन मैनेजमेंट जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने को देख रहा है एंड उसको उसके ऊपर ये नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है स्टॉक को। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर पूरी तरीके से डिनाई किया इस चीज को। उनका कहना है कि हमारा पूरा जो फोकस है, कोर जो फोकस है हमारा, वो हमारे ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर है, इसके ग्रोथ, इसके एक्सपेंशन के ऊपर है। एंड ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम एयरक्राफ्ट पे या कोई भी ऐसी जो जो इस बिजनेस में जो मेन चीज यूज नहीं होने वाली उसके ऊपर हम कहीं भी इन्वेस्ट करें, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। इस चीज को उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई किया। दूसरा एक र्यूमर चल रहा था कि कुछ इनकी कुछ स्टोर्स के ऊपर, कुछ प्रेमाइसेस के ऊपर इनकम टैक्स की रेड वगैरह हुई है। तो अगेन इस पे भी मैनेजमेंट का कहना है कि बिल्कुल एक तरीके से र्यूमर्स ही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नोटिस, कोई रेड वगैरह किसी भी स्टोर के ऊपर, कोई भी प्रेमाइसेस के ऊपर नहीं हुई है। अगेन इसको भी मैनेजमेंट ने डिनाई किया है। तीसरा जो एक डिस्कशन चल रहा था, एक रूमर था इनके फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को लेकर के, एंड उस पर कुछ 3-4 चीजें बोली जा रही थी। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला जा रहा था कि इन्होंने फ्रेंचाइजीज के साथ में जो इनका एग्रीमेंट है उसको इन्होंने चेंज किया है, और अब उसकी वजह से जो इनकी न्यू फ्रेंचाइजीज हैं उनमें एक तरीके का रेजिस्टेंस है कि कल्याण की फ्रेंचाइजी वो नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा उसको लेकर के कंसर्न है। एंड उसकी वजह से जो ये स्टोर एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, जो ग्रोथ इन्होंने पास्ट में दिखाया है, वो ये आगे फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो एक ये कंसर्न है। दूसरा, रेट्रो ऐसा बोला जा रहा था कि एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज थे उनके साथ में भी एग्रीमेंट्स में चेंजेस करे हैं, और इनके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज भी काफी एक तरीके से नाखुश हैं कल्याण के साथ में। अब इस पे मैनेजमेंट का कहना है, आई थिंक हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो उनका फोर्थ क्वार्टर का कॉन कॉल था उसमें भी डिस्कशन किया था कि FY25 के अंदर इन्होंने उस टाइम पे ऑलरेडी बोल दिया था कि FY25 में जितने भी न्यू स्टोर्स हम ओपन करेंगे फोको मॉडल के अंदर, वो हम न्यू एग्रीमेंट के अंदर करेंगे, फ्रेंचाइजी के न्यू एग्रीमेंट के अंदर करेंगे। अब ये जो न्यू एग्रीमेंट रहेगा ये कल्याण के लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा और एसेट लाइट बनाएगा उनके मॉडल को। क्योंकि पुराने एग्रीमेंट के अंदर कल्याण क्या करता था कि जो भी एक नया फोको स्टोर होता था उसमें फिट आउट वगैरह पे जो कैपेक्स है वो पूरा कल्याण करता था, सिर्फ जो इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट होता था वो इनके फ्रेंचाइजी करता था। बट न्यू एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने क्या चेंज किया है कि किसी भी नए स्टोर में पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रेंचाइजी करेगा। मतलब उसका स्टोर फिट आउट से लेकर के जो उसका इन्वेंट्री वाला पार्ट है वो सारा कुछ फ्रेंचाइजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कल्याण क्या करेगा, अपना एम्प्लॉय भेजेगा, उस पर पूरा स्टोर को मैनेज करेगा, उसका ग्रोथ देखेगा, एक्सपेंशन देखेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग जो है वो कल्याण की रहेगी। तो ये एक तरीके से इनके इनके मॉडल को और एसेट लाइट बना देगा। अब इस पे जो कंसर्न आ रहा है कि इसकी वजह से क्या जो न्यू फ्रेंचाइजीज हैं उनमें कोई रेजिस्टेंस है, वो कल्याण की फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है। इसका मैनेजमेंट इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि इसका आंसर आपको हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे एग्जीक्यूशन में दिखेगा। जैसा इनका गाइडेंस था कि ऑलमोस्ट 130 के आसपास हम टोटल स्टोर्स ओपन करेंगे FY25 के अंदर, ऑलमोस्ट 100 के आसपास कंपनी स्टोर ओपन कर चुकी है FY25 में, और फोर्थ क्वार्टर में मैनेजमेंट कह रहा है जो पेंडिंग स्टोर्स है वो हमारे ओपन हो जाएंगे। दूसरा, थर्ड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट के अंदर ही हमने नेक्स्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको गाइडेंस दे दिया है
कि ऑलमोस्ट 170-180 स्टोर्स हम ओपन करने का प्लान कर रहे हैं FY26 के अंदर, जिसका LOI वगैरह साइन करना हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या समझा रही है, क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो एक्सपेंशन है, जो एग्जीक्यूशन है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी न्यू फ्रेंचाइजीज की तरफ से। इनफैक्ट जैसे उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो जो फ्रेंचाइजीज की तरफ से इंक्वायरी है वो यूएस के अलावा कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, बहुत सारी कंट्रीज से हमको इंटरेस्ट इंक्वायरीज वगैरह आ रही है कल्याण की फ्रेंचाइजीज के लिए। सो इंडिया में भी सेम डिमांड है, सेम पेस पे ग्रोथ चल रहा है और इसीलिए हमने ये गाइडेंस दिया है आपको कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हम 30-35% से अपने टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड करेंगे। मतलब जो दूसरा कंसर्न था उसको भी डिनाई कर रहा है मैनेजमेंट। और जो वो रेट्रोस्पेक्टिवली एग्रीमेंट को चेंज करने वाली बात है जिसमें एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज थोड़े से नाखुश हैं इनके साथ में, मैनेजमेंट कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी एग्रीमेंट में चेंजेस हुए वो न्यू फ्रेंचाइजीज के साथ में हुए हैं। पुराने फ्रेंचाइजीज के साथ में जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। सो अगेन वो भी मतलब उसमें भी कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है। तो इस वाले पार्ट को भी मैनेजमेंट ने एक तरीके से डिनाई किया है। अब इसमें इन्होंने 3 से 4 इनके जो फ्रेंचाइजीज पार्टनर हैं उनके स्टोर्स को शट डाउन किया है अभी रिसेंटली। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये नॉर्मल है, बिकॉज किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में अगर आप देखोगे, अगर आपके हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स हैं, सो कुछ जो आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स होते हैं वो कभी कभी कुछ जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं एग्रीमेंट की उसको ब्रीच करते हैं, तो वहां पे आपको फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ता है, उन स्टोर्स को शट डाउन करना पड़ता है। अब अभी वो जो स्टोर्स इन्होंने शट डाउन किए हैं जो फोको मॉडल के अंडर थे, वो अब कन्वर्ट हो गए हैं कोको मॉडल के अंदर। मतलब कल्याण अभी कुछ एग्रीमेंट के जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से किसी दूसरे फ्रेंचाइजी को वो स्टोर नहीं दे सकता, लेकिन कल्याण उसको खुद मैनेज कर रहा है। क्यों? बिकॉज इनकी मैनेजमेंट ने पास्ट में भी बोला है कि हमारा जो भी हम स्टोर ओपन करते हैं, बेशक वो फ्रेंचाइजी स्टोर होता है, लेकिन उसका जो लीज एग्रीमेंट होता है वो कल्याण के नाम पे होता है। बिकॉज मैनेजमेंट कभी भी ये नहीं चाहती कि कल को चल के अगर हमारे और फ्रेंचाइजी के बीच में अगर रिलेशनशिप खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं आना चाहिए, उस स्टोर पे नहीं आना चाहिए, कल्याण के ब्रांड पे नहीं आना चाहिए। बिकॉज वो जो लोकेशन है, वो जो स्टोर है, उसमें कस्टमर आना स्टार्ट हो गया है, वहां के आसपास के एरिया में एक ब्रांड बन गया है, एक हमारा हमारा फुटफॉल आना स्टार्ट हो गया है। सो उसको कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करना चाहते। तो मे बी फ्रेंचाइजी अगर जाता है तो जाए, लेकिन हम उस स्टोर को क्लोज नहीं करेंगे, वो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर बन जाएगा। तो अभी वो जो 3-4 स्टोर्स हैं कल्याण उसको खुद मैनेज कर रहा है। और एक लास्ट पॉइंट अभी एक और हुआ है कि इनका एक और फ्रेंचाइजी है, उन्होंने एक तरीके से इनको नोटिस भेजा है कुछ पेमेंट टर्म्स वगैरह को लेकर के, बट अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि उस पर भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न नहीं है उसके रिगार्डिंग भी। एक और जो काफी बड़ा सीरियस रूमर चल रहा है मार्केट में कि कल्याण की मैनेजमेंट ने, इनके प्रोमोटर ने कुछ फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, फंड मैनेजर्स को ब्राइब दिया है इनके स्टॉक प्राइस को मूव कराने के लिए, इनके इनके स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए। सो एक्चुअली मैनेजमेंट ने इस पे कुछ खास क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। उनका कहना है कि मतलब इस पे हम क्या ही क्लैरिफिकेशन दें, लास्ट 3-4 ईयर से एज अ प्रोमोटर, एज अ बिजनेसमैन, जो भी हमारे लिए पॉसिबल था हमने सब कुछ किया इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंटली। सिर्फ सेक्टर से पूरे इंडस्ट्री से ही नहीं, इनफैक्ट जो मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री का उससे भी बहुत हायर रेट से हमने ग्रो किया, मार्केट शेयर गेन किया, लगभग 450 करोड़ का जो इनका डेट था उसको रीपे किया। सो एक पैन इंडिया प्लेयर हम बने, इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो किया। तो हमने सारी वो चीजें करी जो हम पॉसिबली कर सकते थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, एंड उसी का रिवॉर्ड हमको मार्केट ने दिया है। सो ये चीजें अगर तब होती है, अगर हमारा बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा होता, तब मे बी कोई भी मैनेजमेंट जाके इस तरीके की चीजें कर सकता था कि वो किसी फंड मैनेजर को कुछ ऐसी चीजें करे स्टॉक को भगाने के लिए। बट जब आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है, आप पूरे इंडस्ट्री में नंबर 1 परफॉर्मर हो पिछले 3-4 ईयर से, और उसके ऊपर से स्टॉक अगर आपका अंडर वैल्यूड है, 30-40 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तब तो ये बहुत नॉर्मल है कि मार्केट तो आपके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा ही। सो लॉजिकली अगर हम देखें तो ये वाला र्यूमर भी मतलब फिट बैठता नहीं है कुछ, इसमें उसमें ऐसा लगता नहीं है लॉजिकली। बिकॉज अगर बिजनेस का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तब क्यों अननेसेसरी कोई भी मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके की चीजें करेगा? ये तब पॉसिबल है जब मेरा बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहा हो और मुझे तब अपना अपना मतलब स्टॉक को भगाना है, तो मैं कुछ इस तरीके की चीजें कर सकता हूँ। सो इस चीज पे भी इनकी मैनेजमेंट ने डिनाई किया है कि ऐसा भी कुछ चीजें हमने करी नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल हमारा अच्छा कर रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, आगे का एक्सपेंशन प्लान अच्छा है, तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम अभी है नहीं। तो ये पूरा कॉन कॉल था इनका। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लॉजिकली अगर हम समझें तो मतलब इनमें से कोई भी रूमर जो है वो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मतलब फिट बैठता है। बिजनेस पहले भी अच्छा कर रहा था, अभी भी अच्छा कर रहा है,
इस क्वार्टर का अपडेट भी काफी अच्छा दिया है। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो हमने इनके अपडेट में भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल पूरे पूरे साल का जो है वो उन्होंने स्टोर एक्सपेंशन प्लान अभी इसी क्वार्टर के अंदर दे दिया, इसी क्वार्टर के बिजनेस अपडेट के अंदर दे दिया। एंड उसमें भी कंपनी 30-40% का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान टारगेट कर रही है। सो अगेन बिजनेस वाइज अगर हम देखें तो कोई कंसर्न नहीं दिखता इसके स्टॉक के अंदर, बिजनेस के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये सारे रूमर्स चल रहे हैं, और जो इनके क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो स्टॉक में फॉल देखने को मिला है हमको, उसने थोड़ा सा और पैनिक किया है, थोड़ा सा और कंसर्न रेज किया है इनके इन्वेस्टर्स के बीच में, मार्केट के बीच में। सो ये सारा सिनेरियो चल रहा है कल्याण के लिए। अब इसमें हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं, तो आई मीन पर्सनली अगर मैं अपना व्यू शेयर करूं, मेरा हमेशा मानना है कि मैनेजमेंट जो चीजें बोल रहा है मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई ऐसी क्रेडिबल रेगुलेटरी एजेंसी है, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा क्लियरली आता है कि बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ने इस तरीके की चीजें करी हैं, तब तो ऑफ कोर्स समझ में आता है कि खराब है, बिजनेस में चीजें खराब हैं, तो वहां से हमको अवॉइड करना बेटर है उस केस में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बार बार मैनेजमेंट ने चीजें क्लियर करी हैं, पास्ट के क्वार्टर्स में भी करा है, अभी बिजनेस अपडेट में भी, इस कॉन कॉल में भी। एंड वी नो कि बिजनेस कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। और मतलब अगर हम लॉजिकली देखें तो फैक्चुअली हमारे पास कुछ भी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम ये बोले कि इनमें से कोई भी रूमर जो है वो ट्रू है करंट बेसिस पे। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि कल को चल के इनमें से कोई भी चीजें सही हो सकती है, एक बड़ा रिस्क आ सकता है, मे बी मैनेजमेंट कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने करी हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। बिकॉज अगर हम वो वाली बात करें तो वो तो कल को किसी भी बिजनेस के साथ में हो सकती है, वो रिस्क तो बड़े से बड़े बिजनेस के साथ में पॉसिबल है। तो सिर्फ उसके बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं ले सकता, वो प्योरली अभी तक के लिए तो वो सिर्फ र्यूमर है। मुझे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है वो इसके बेसिस पे लेना है कि धंधा कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट ने अभी क्या किया है, आगे का कैसा गाइडेंस है। एंड उसके साथ में अगर कुछ मुझे फैक्चुअली कुछ ऐसा किसी किसी रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से कुछ ऐसा मिल रहा है, तब ऑफ कोर्स मैं वहां पे कुछ ऐसा कंसर्न रेज कर सकता हूं, जो कि अभी केस नहीं लगता है इस बिजनेस के साथ में। अब यहाँ पे पॉइंट मतलब यही आता है कि दो तरीके की चीजें मैं देख सकता हूँ। पहला केस, अगर मैं कल्याण का मतलब मैंने वो जो पुरानी वाली रैली है इसके स्टॉक में वो मिस कर दी है, एक जो बड़ा री रेटिंग हुआ था इसके स्टॉक में, वहां पे ये जो 30-40% का फॉल है इसको मैं एक थोड़ा सा एज एन अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसमें एट वन गो एक बहुत बड़ा एलोकेशन बिल्ड करूंगा, एक बहुत बड़ी पोजीशन बिल्ड करूंगा, बिकॉज अगेन वो रिस्क पॉसिबल हो सकता है कि कल को चल के यहाँ से अगर बिजनेस अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, लेट्स से इनका एग्जीक्यूशन प्लान थोड़ा सा खराब हो जाए, तब तो मेरे लिए वो रिस्क है, मैं वहां पे मतलब स्टक हो सकता हूँ। एट वन गो नहीं, बट ऑफ कोर्स ग्रेजुअली मैं थोड़ा थोड़ा पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर सकता हूँ उसके स्टॉक के अंदर। देन उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि इनका थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आता है, कॉन कॉल भी होगा अभी 2 वीक के अंदर ही, तो उस पर हमको और क्लैरिटी मिलेगा। फोर्थ क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आता है वहां पे और क्लैरिटी मिलेगा। उसके बेसिस पे मेरा एलोकेशन बढ़ता रहेगा ग्रेजुअली। लेकिन ये 30-40% का जो फॉल हुआ इसके स्टॉक के अंदर, आई बिलीव कि अगर मैंने पास्ट में इनकी उस रैली को मिस किया है, एंड आई नो कि बिजनेस अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे का गाइडेंस अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं इसमें एलोकेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। दूसरा मेरा केस बन जाता है कि इन केस अगर मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पोजीशन बिल्ड करी हुई है स्टॉक में हायर लेवल पे, एंड वहां से अगर मेरा मेरा वो जो पोजीशन है वो 30-40% डाउन लेवल पे है, यहाँ पे क्या मैं अपना एवरेज बढ़ा सकता हूँ, मतलब एवरेज कर सकता हूँ स्टॉक को। तो पर्सनली हमने ये आई मीन पास्ट में भी डिस्कस किया है कि अननेसेसरी सिर्फ स्टॉक प्राइस गिरने के ऊपर अगर मैं एलोकेशन बढ़ा रहा हूं तो उसमें मेरे पास रिस्क ये आ जाता है कि कल को चल के अगर बिजनेस में अंडर परफॉर्मेंस हुआ और स्टॉक और नीचे गया, तो मेरा वो जो बड़ा पोजीशन है वो स्टक हो जाएगा। मतलब मेरा एक तरीके से जो जो कैपिटल है वो अनयूटिलाइज हो जाएगा बहुत लंबे टाइम तक के लिए, एंड मे बी मेरे को कल को चल के एक बहुत बड़ा हिट लेना पड़े पोर्टफोलियो लेवल पे। वहां पे मुझे एलोकेशन को लेकर के थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंसर्न रहना है कि मतलब एलोकेशन मेरा इतना ज्यादा ना बढ़ जाए। हाँ, अगर मेरे पहले से पोजीशन कम है तो इस फॉल में मैं थोड़ा बहुत एवरेज कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत पोजीशन इंक्रीज कर सकता हूँ, एलोकेशन इंक्रीज कर सकता हूँ। बट अगर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चंक मेरे पोर्टफोलियो का कल्याण में है, तब आई डोंट थिंक कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ कि ये 30-40% फॉल के बाद में मैं और एवरेज करने जाऊँ, वहां पे अपनी और ज्यादा कैपिटल को स्टक करने का रिस्क लूँ। बिकॉज अगर इन एनी केस अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस वैसा ही रहता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा इनका गाइडेंस है, हार्डली 2-3-4 क्वार्टर्स के अंदर ये स्टॉक वापस से हमको उस पोजीशन पे दिखना चाहिए। बिकॉज वी नो कि जब भी बिजनेस का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है तो मार्केट तो स्टॉक को हमेशा रिवॉर्ड करता है।
और अगर ऐसा इनमें से कोई भी रूमर्स कल को चल के अगर ट्रू नहीं होता है तो मार्केट तो वापस से रिवॉर्ड करेगा इसके स्टॉक को, उसमें तो कोई कंसर्न है नहीं। तो वहां पे अननेसेसरी मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, बट ऑफकोर्स अगर मेरी पोजीशन नहीं है या बहुत कम है और 30-40% पे मुझे ये स्टॉक नीचे मिल रहा है, सो मे बी एज एन अपॉर्चुनिटी मैं थोड़ा बहुत इसमें पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद एलोकेशन ऑफकोर्स जैसा हमारा दूसरे बिजनेसेस में रहता है, उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है, वैसे वाली स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा। तो बाकी इन र्यूमर्स के बेसिस पे अभी करेक्टली मतलब कुछ समझ में आता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बेस्ट यही है कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है और जो उनका आगे का गाइडेंस है, उसके बेसिस पे हम एक्ट करें। बाकी ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, 2 वीक्स के अंदर इनके रिजल्ट आ जाएगा, कौन कॉल होगा उस पर और क्लैरिटी मिलेगा, तो वो सारा डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।